एवरीवन, आप सब लोगों के सामने मैं लाइव हूँ और हमारा जो डेली का काम चल रहा है बुक रीडिंग का, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बुक का नाम है हमारा मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा और आज लेसन 23 लेसन 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 23 लेसन, वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारी बुक है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। लेसन 23, वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। पुरानी बात है, जब मार्क ट्वेन मिसिसिपी में नावों को पायलट कर रहे थे, तब रॉक आइलैंड रेल रोड ने यह फैसला किया कि वह रॉक आइलैंड इलिनॉय और डेवनपोर्ट आयोवा के बीच नदी पर एक पुल बनाएगी। स्टीम बोट कंपनियां अपने बिजनेस से बहुत पैसा कमा रही थीं। उनका व्यापार फल फूल रहा था। गेहूं, क्योर्ड मीट और अन्य कई प्रोडक्ट जिनके उत्पाद में हमारे शुरुआती रहवासी समर्थ थे, बैलगाड़ी और ऊंचे पहियों की वैगन में मिसिसिपी तक लाए जाते थे और उन्हें जल मार्ग द्वारा नदी के पार ले जाया जाता था। स्टीम बोट के मालिक यह मानते थे कि नदी के पार सामान लाने ले जाने का अधिकार उन्हीं का है, जैसे उन्हें यह अधिकार ईश्वर ने ही दे रखा हो। अगर रेल रोड पुल बनाने में सफल हो जाती तो उन्हें गंभीर प्रतियोगिता का खतरा था। इसीलिए उन्होंने इसके निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। परिणाम है एक बड़ा मुकदमा। अमीर स्टीमबोट मालिकों ने पैरवी के लिए जज वीड को नियुक्त किया, जो उस समय नदी संबंधी मामलों की चोटी के वकील माने जाते थे। यह प्रकरण आवागमन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मुकदमों में से एक बन गया। मुकदमे के आखिरी दिन कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। जज वीड ने कोर्ट के सामने अपनी अंतिम बातें रखते हुए जनता को 2 घंटे तक मंत्रमुग्ध रखा। उन्होंने यह इशारा भी किया कि जबरदस्त विवाद के कारण संघीय ढांचे का विघटन भी हो सकता है। उनके जोरदार भाषण के अंत में जनता की तालियों की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। जब रॉक आइलैंड का वकील बोलने के लिए खड़ा हुआ तो श्रोताओं की सहानुभूति उसके साथ थी। क्या वह 2 घंटे तक बोला? नहीं, वह सिर्फ 1 मिनट बोला। उसने जो कहा वह सारांश में यह था, पहले तो मैं अपने विरोधी को उनके अद्भुत भाषण के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैंने पहले कभी इतना अच्छा भाषण नहीं सुना। परंतु जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, जज वीड ने मुख्य मुद्दे को थोड़ा ढक दिया। आखिरकार जो लोग पूर्व से पश्चिम यात्रा करते हैं, उनकी मांगें उन लोगों से कम नहीं होती जो नदी के इस पार से उस पार जल मार्ग से जाते हैं। आपके लिए इकलौता सवाल यह फैसला करना है कि क्या आदमी जल मार्ग से जाने का अधिकार है, परंतु क्या उसे किसी और तरीके से नदी पार करने का अधिकार नहीं है। फिर वह बैठ गया। ज्यूरी को निर्माण पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा और उनका फैसला उस खराब ज्यूरी को निर्णय पर पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा और उनका फैसला उस खराब कपड़े पहने लंबे दुबले अनजाने देहाती वकील के पक्ष में हुआ। उनका नाम अब्राहम लिंकन था। मैं अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और इसका एक कारण यह भी है कि वे तत्काल मुद्दे की बात पर आ जाते थे। वे संक्षिप्तता के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया। उनसे पहले बोलने वाले वक्ता ने मंच में से बोलते हुए 2 घंटे का भाषण दिया। इसके बाद लिंकन बोले। सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी को याद नहीं है कि एडवर्ड एवरेट ने क्या कहा था, परंतु अब्राहम लिंकन को गेटिसबर्ग भाषण हमेशा याद रखा जाएगा। लिंकन के भाषण पर एवरेट की प्रतिक्रिया उस पत्र में लिखी हुई थी जिसे एवरेट ने अगले दिन लिंकन को लिखा था। यह सामान्य शिष्टाचार से अधिक थी। मुझे खुशी होगी अगर मैं खुद को यह विश्वास दिला सकूं कि 2 घंटे में मैं उस अवसर के मुख्य मुद्दे को उतना करीब आया हूं जितना कि आप 2 मिनट में आ गए थे। सालों पहले मुझे लेखक और वक्ता जेम्स हावर्ड ब्रिज ने परिचित होने और मिलने का दुर्लभ अवसर मिला था। तो जो युवावस्था में महान अंग्रेज
दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर का मानसिक संतुलन बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता था। स्पेंसर लंदन के जिन बोर्डिंग हाउस में रहते थे, वहां की टेबल पर फालतू की बकवास बहुत होती थी। स्पेंसर ने अपने उन दोस्तों पर जीत हासिल करने की सोची जो बहुत ज्यादा देर तक बोलते थे। उन्होंने कान में लगाने वाले कॉटन पैड का आविष्कार किया, जिन्हें हम आजकल जीरो वेदर में इस्तेमाल करते हैं। जब चर्चा ज्यादा बोरिंग हो जाती थी तो वे इससे बचने के लिए अपने कोट की जेब से पैड निकालते थे और अपने कानों में लगा लेते थे। ज्यादा बोलना सभी सामाजिक दोषों में सबसे बुरे दोषों में से एक है। अगर आप में यह दोष है तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको यह बात नहीं बताएगा, परंतु वह आपसे बचता फिरेगा। मैं इस विषय पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह मेरी जिंदगी का भी एक ऐसा दोष रहा है जिसे मुझे जूझना पड़ा है। ईश्वर जानता है कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा बोलता था तो वह यही आदमी था जिसका नाम फ्रैंक बेटकर था। मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे एक बार अलग ले गया और उसने कहा, फ्रैंक, मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जिसका जवाब तुम 15 मिनट में कम समय में दे सको, जबकि तुम्हें एक वाक्य में उसका जवाब देना चाहिए था। परंतु जिस बात ने मुझे हिला दिया और जगा दिया वह एक व्यस्त एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के दौरान हुए, जब उसने कहा, आप मुद्दे की बात पर आए, इन सारे विवरणों की कोई जरूरत नहीं है। उसे आंकड़ों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वह जवाब चाहता था। मैं सोचता हूँ कि इस वजह से मैंने बहुत सी सेल्स गंवाई होंगी, अपने दोस्तों को बोर किया होगा और खुद का समय भी बर्बाद किया होगा। मैं संक्षिप्त होने के महत्व को इतना अधिक समझ चुका था कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी मैं इधर उधर भटक जाऊं तो वह अपनी उंगली उठाकर मुझे रोक दे। मैं विस्तार पूर्वक विवरण देने से उसी तरह बचने की कोशिश करने लगा जिस तरह मैं रेटल स्नेक से बचने की कोशिश करता था। आखिर जब कई महीने गुजर गए तो मैंने कम बोलना सीख लिया, परंतु आज भी एक युद्ध है। कुछ ही समय पहले मैंने यह पाया कि जब मैं अपनी बात पूरी कह चुका था उसके बाद भी मैं 15 मिनट तक बोलता रहा। इसका कारण सिर्फ यह था कि मेरी बोलने की इच्छा हो रही थी और मुझे बोलना अच्छा लग रहा था। चर्चा का अंत करने की आपकी क्षमता कैसी है? क्या आप कभी अपनी बात खत्म करने के बाद भी बोलना बंद नहीं करते? क्या आप कभी यह जान पाते हैं कि आप बहुत अधिक डिटेल में जा रहे हैं? जब भी आपको लगे कि आप बहुत लंबे समय तक बोल रहे हैं तो रुक जाइए। अपने आप पर अलार्म क्लॉक फिट कर लीजिए। अगर आपका श्रोता आपके रुकने पर जोर नहीं देता तो आप समझ सकते हैं कि आप भटक गए हैं। कोई सेल्समैन बहुत ज्यादा नहीं जान सकता, परंतु वह बहुत ज्यादा बोल सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक के वाइस प्रेसिडेंट हैरी अर्लिकर, जो विश्व में सबसे बड़े खरीदारों में से एक थे, ने एक बार कहा था, परचेजिंग एजेंट्स की हाल में हुई एक मीटिंग में हमने एक वोट करवाया ताकि हम यह पता लगा सके कि वह सबसे बड़ा कारण क्या है जिस वजह से सेल्समैन बिजनेस गंवाते हैं। 1 के मुकाबले 3 के महत्वपूर्ण अंतर से यह फैसला हुआ कि सेल्समैन बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने किस तरह अपनी फोन की चर्चाओं को आधे समय में ही समेट लिया। जब भी मैं किसी को फोन करता हूं तो उसके पहले मैं उन बातों की सूची बना लेता हूं जिनके बारे में मुझे उससे बात करना है। फिर मैं उससे बात करता हूं और कहता हूं, मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, मैं आपसे केवल 4 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं और वे इस प्रकार है, 1 2 3 4। जब मैं चौथे बिंदु पर आता हूं तो वह जानता है कि चर्चा लगभग समाप्त हो चुकी है और उसके जवाब देने के बाद मैं फोन रख दूंगा और मैं उसके तत्काल बाद यह कहकर अपनी चर्चा खत्म कर देता हूँ, अच्छा धन्यवाद, और इसके बाद मैं फोन रख देता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें रूखा होना चाहिए। हम तत्काल उस आदमी से चिढ़ जाते हैं जो रूखा हो, परंतु हम ऐसे आदमी का सम्मान करते हैं जो संक्षिप्त और मुद्दे की बात करे। जेनेसिस के महान लेखक ने विश्व के निर्माण की कहानी को 442 शब्दों में बताया है, जो इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों से आधे से भी कम है। यह होता है संक्षिप्तता का मास्टरपीस। तो आज हमने ये सीखा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। आज हमारा लेसन था, उसमें हमें सिखाया गया कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और संक्षिप्त में बात करने की आदत डालनी है। संक्षिप्त में और सही बात, मतलब कि संक्षिप्त भी होना चाहिए और उसका मतलब भी निकलना चाहिए। तो इस तरह से बोलना हमें सीखना है। वो सब हम तभी सीख सकते हैं जब हम इसमें सीखेंगे, पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे। तो बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आता है कि हमें किस तरह से वर्क करना है। तो आज हमने यही सीखा
कि अगर आपको सेल्स में कभी नुकसान भी हो रहा हो तो देखिए कहीं आप ज़्यादा तो नहीं बोलते। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, फिर 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोग मेरा ये लाइव वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।